ठीक है। अभी देखो क्या देखा था लास्ट लेक्चर में कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब क्या है। एक होता है सेल्फ के बारे में अवेयरनेस हो, मतलब अंडरस्टैंडिंग हो आपको, है ना। फिर दूसरा क्या बोला मैंने, उसके अलावा आपको सेल्फ का रेगुलेशन भी करना आना चाहिए, है ना, जिसको सेल्फ मैनेजमेंट बोल रहे थे अपन, ये देखा था। दूसरा अदर्स, दूसरों का भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और दूसरों को भी रेगुलेट करना आना चाहिए, है ना, रेगुलेशन या फिर मैनेजमेंट, ठीक है ना। प्लस आपको चेंजेस भी करने हैं। चेंजेस कैसे? अकॉर्डिंग टू टाइम, है ना, मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम या फिर अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंस, है ना। जैसा कॉन्सिक्वेंस है उसके हिसाब से आप चेंजेस ले आओ, जैसा समय डिमांड कर रहा है उसके हिसाब से आप वो ले आओ। तो ये सब क्या बनाता है आपका, इमोशनल इंटेलिजेंस बनाता है ना। इमोशनल इंटेलिजेंस वो होगा जब भाई सिचुएशन के अनुसार आप, टाइम के अनुसार और सिचुएशन के अनुसार आप चेंज कर लेते हो हर चीज। ये नहीं कि आप स्टैटिक हो तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा। तो सेल्फ प्लस अदर्स प्लस डायनामिज्म होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है ना। क्लियर है? तो ये बात आपको मैंने लास्ट लेक्चर में समझा दी थी इमोशनल इंटेलिजेंस में, ठीक है। उसमें क्या बताया कि भाई एक तरफ क्या है, अब एक चीज और समझ लो, एक तरफ मान लो कि भाई इंटेलिजेंस हो आप, ठीक है ना, इंटेलिजेंस है आपके अंदर। मैंने आपको बताया था सब में फर्क क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है आप इंटेलिजेंट हो तो आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा, है ना। तो वही मैं बोलूँ, आप इंटेलिजेंट हो प्लस आपके अंदर इमोशंस हैं अगर, और ये वाला रीजन आपके अंदर है, इमोशन भी है आपके अंदर और आप इंटेलिजेंट भी हो, तो आपके जो डिसीजन होंगे वो कैसे होंगे, जो डिसीजन आप लोगे वो एक डिजायर्ड डिसीजन होगा, है ना। वही मैंने आपको बताया था ना, इमोशनल इंटेलिजेंस हम क्यों करते हैं, ताकि सोशली डिजायरेबल हो, समझ में आ गया। तो वही चीज है। और एथिक्स जब हम पढ़ रहे हैं तो सीधी बात है, यहाँ पर अगर आपके अंदर इमोशंस होंगे, इंटेलिजेंस होगा, तो आपके अंदर एम्पैथी आएगी, हाँ एम्पैथी आएगी, आपके अंदर अल्ट्रुइज्म आएगा, अल्ट्रुइज्म आएगा, यस अल्ट्रुइज्म मतलब होता है परोपकार करना, ठीक है ना, मतलब सोशल वेलफेयर वगैरह करना, ये सब परोपकार मतलब दूसरों के कल्याण के लिए काम करना, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगर इमोशनल इंटेलिजेंस होगा तो आपके अंदर फ्रेटर्निटी होगी, हाँ फ्रेटर्निटी होगी। आपके अंदर इमोशंस प्लस इंटेलिजेंस है, आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। आप पब्लिक सर्विस मोटिव को ध्यान में रखोगे, क्योंकि भाई पब्लिक सर्विस जो होती है काहे के लिए होती है, समाज के कल्याण के लिए होती है, ठीक है ना। तो अगर आपके अंदर इमोशंस हैं, इंटेलिजेंट तो आप हो ही, क्योंकि तभी तो आपको रिक्रूट किया गया है, ठीक है। तो इमोशंस भी है, इंटेलिजेंस भी है, तो आप जो पब्लिक सर्विस मोटिव है ना, ये जो पब्लिक सर्विस मोटिव है, इसको आप क्या करोगे, विल बी सर्व्ड, विल बी सर्व्ड, है ना, ये सर्व हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, अगर आपके अंदर इमोशंस है और इंटेलिजेंट है आप, उसके अलावा आपके साथ साथ क्या आएगा, डेडिकेशन आ जाएगा, समझ में गया, डेडिकेशन भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना, इन दोनों के मेल से क्या आपका यहाँ से ये गुड है ना, अच्छी बात है। सिर्फ ये रहे काम नहीं चलेगा, सिर्फ ये रहे काम नहीं चलेगा, हमको यहाँ पे लाना है दोनों, समझ में गया, दोनों को यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर मानते हैं कि भाई सेकेंड केस मानते हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, है ना, और ये इमोशंस है, ये इंटेलिजेंट हो, इमोशंस है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। आप या तो आपके अंदर आप इंटेलिजेंट हो या तो आप इमोशनल हो, मतलब दोनों में से भी दोनों गुण नहीं है आपके अंदर। तो यहाँ पे क्या है, ये गैप दिख रहा है ना, ये क्या है, ये गैप है। तो आप अब देखो, अब आप जो भी डिसीजन लोगे, अगर आप इमोशनल हो तो ये डोमिनेट करेगा, है ना, आप इमोशनल होकर तो ये डोमिनेट कर जाएगा। जब ये डोमिनेट कर जाएगा तो फिर आपका जो डिसीजन होगा, है ना, वो प्रॉपर डिसीजन नहीं होगा, ठीक है ना। आप सिर्फ इंटेलिजेंट हो, इमोशंस नहीं हो, तब भी डिजायर्ड आउटकम नहीं देखने को मिलेगा, अल्ट्रुइज्म नहीं देखने को मिलेगा, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं देखने को मिलेगा, पब्लिक सर्विस मोटिव नहीं देखने को मिलती। तभी ना बोला जाता है कि जब इमोशंस और ये सब नहीं होते तो ब्यूरोक्रेसी साइलोज में रहती है, साइलोज मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन के बाउंड में रहती, कट ऑफ होकर के रहती है,
काफी अपेथेटिक रहती है समाज के प्रति, वो इसीलिए होता है। समझ में क्या? तो अब यहाँ पे क्या बोल दूंगा मैं इसको कि भाई यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी इंटेलिजेंट और इमोशंस अलग अलग हैं, तो यहाँ पे जो डिसीजन लोगे आप, है ना, डिसीजन जो लोगे वो इम्प्रॉपर होगा, है ना, डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं देगा, डिजायर्ड सॉल्यूशन नहीं रहेगा, ठीक, ये इम्प्रॉपर डिसीजन रहेगा। इसके अंदर आपको डेडिकेशन भी नहीं देखने को मिलेगा, है ना, और ऑफन आपका जो डिसीजन होगा वो कैसा होगा, सेल्फिश होगा। और हमको कैसा चाहिए, यहाँ पे एक चीज और ले लो, सेल्फलेसनेस आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे ऑफन आपका डिसीजन कैसा हो जाएगा, सेल्फिश हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। तो ये हमने देखा क्या, इमोशंस और इंटेलिजेंट क्यों होना चाहिए, दोनों के बीच में हमने ये समझ ली, ठीक है ना। तो एक आपको दोनों का यूटिलिटी समझ में आ गया, इमोशंस की यूटिलिटी क्या है, इंटेलिजेंस की यूटिलिटी क्या है, ठीक। अब थोड़ा सा एक चीज और देखते हैं जिसको बोलते हैं हम EQ और IQ में क्या फर्क होता है, डिफरेंस बिटवीन EQ एंड IQ, है ना, EQ और IQ से क्या है, ठीक। अब देखो ये IQ की जब मैं बात करता हूं, है ना, IQ की जब मैं बात करता हूं, तो जनरली हम जब IQ को रिफर करते हैं तो हम क्या रिफर करते हैं, इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन को रिफर करते हैं, है ना। इट इज अबाउट इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन। मैंने आपको पहले ही बताया, जरूरी नहीं है कि अगर आपके अंदर इंटेलिजेंस है तो आपका जो बिहेवियर होगा वो डिजायर्ड बिहेवियर होगा, ठीक है ना। इट इज अबाउट इंटेलिजेंस ऑफ द पर्सन। इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, मतलब ये एटीट्यूड से ज्यादा रिलेटेड होगा कि एप्टीट्यूड से ज्यादा रिलेटेड है, तो इट इज रिलेटेड टू एप्टीट्यूड साइड। समझ में आ गया कि ये कहाँ से रिलेटेड है, रिलेटेड टू एप्टीट्यूड साइड, है ना, एप्टीट्यूड साइड से ये लेना देना है इसका। वहीं पर जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो वो कहाँ पे जाता है, दिमाग लगाओ, वो एटीट्यूड की तरफ जाता है। समझ में आ गया। तो आएंगे खैर डिफरेंस जब देखेंगे तो मैं बता दूंगा, अभी कीवर्ड्स याद रखो क्या क्या बोल रहा हूँ। ये एप्टीट्यूड साइड से लेना देना होता है इसका, इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करता है ये आपका IQ, ठीक है ना। मतलब IQ इंटेलिजेंस किस सेंस में, मतलब ये रिलेटेड होता है कहाँ से, देखो इसको, रिलेटेड टू, ये रिलेटेड होता है आपका जो एबिलिटी होती है ना टू कॉम्प्रिहेंड द सिचुएशन, है ना। भाई आपको कोई सिचुएशन दे दी, अब आप उसको कैसे कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, ये आपका इंटेलिजेंस शो करेगा, है ना। दूसरा, आपका मैथमेटिकल स्किल्स कितना है ये कैसे पता चलेगा, आपकी IQ से पता चलेगा, ठीक है ना। प्लस आपका नॉलेज है ना, आपके अंदर कोई नॉलेज है, उसकी उस नॉलेज के आधार पर आपकी एबिलिटी क्या है परफॉर्म करने के लिए, ये इंटेलिजेंस बताता है। समझ में आ गया क्या क्या बोल रहा हूं मैं, पहला पॉइंट लिख लो यहाँ पे, क्या बोल रहा हूं, ये एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड डिफरेंट सिचुएशन या फिर डिफिकल्ट सिचुएशन, कॉम्प्रिहेंड द सिचुएशंस। दूसरा, मैथमेटिकल स्किल्स क्या है आपके अंदर, है ना। तीसरा क्या बोल रहा हूं मैं आपको कि भाई एबिलिटी टू परफॉर्म in those areas which are based on knowledge, ये वर्ड याद रख लेना क्या बोल रहा हूं मैं। इंटेलिजेंट हम उनको बोलते हैं भाई इसका नॉलेज है ना, ये नॉलेज है किससे रिलेटेड, मान लो कि भाई ये नॉलेज है उसका कंप्यूटर साइंस के प्रति, है ना। अब इस नॉलेज को लेकर के उसका परफॉर्मेंस हो रहा है, अच्छा वो परफॉर्म कर पा रहा है, जो जरूरत है वो चीज कर पा रहा है, तो उसको हम बोल देंगे इंटेलिजेंट। नॉलेज नहीं है तो वो कैसे परफॉर्म करेगा भाई, नॉलेज नहीं है तो परफॉर्म कर ही नहीं पाएगा। तो जिस चीज के बारे में उसको नॉलेज है उस चीज को लेकर के उसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा है तो हम उसको बोल देंगे वो क्या है, इंटेलिजेंट व्यक्ति है। समझ में आ गया, ठीक है ना। और ट्रेडिशनली क्या होता था, IQ जो है ना वही ह्यूमन इंटेलिजेंस का मेजरमेंट होता था, तो मतलब इट इज अबाउट इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे समझो ये है इंटेलिजेंस, ये ऊपर लिखा हुआ है कि इट इज अबाउट इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को मेजर करने का टूल कौन सा है
है ना, इसको कैसे मेजर करोगे, टूल फॉर मेजरमेंट, वो क्या है आपका आईक्यू है। मतलब आईक्यू से हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस मेजर करते हैं किसी भी व्यक्ति का, ठीक है ना। और ये कैसे पता करते हैं हम कि भाई अगर किसी व्यक्ति में सिचुएशन को फास्ट कॉम्प्रिहेंड कर सकता है तो वो इंटेलिजेंट है। मैथमेटिकल स्किल्स ये सब है, रीजनिंग है उसके अंदर, एप्टीट्यूड है तो हम उसको क्या बोल देते थे कि उसके अंदर हाई आईक्यू है, ठीक है ना, मतलब हाई इंटेलिजेंट व्यक्ति है। अगर वो एबिलिटी है उसको कि जो नॉलेज है उसके पास, उसके आधार पर उसको वो परफॉर्म कर पा रहा है अच्छे से, तो हम उसको बोल देते थे वो इंटेलिजेंट व्यक्ति है। समझ में क्या, मतलब ट्रेडिशनली आईक्यू क्या होता था, मेजरमेंट होता था ह्यूमन इंटेलिजेंस का, और ये लार्जली काहे पर बेस्ड था, मैथमेटिकल स्किल्स की। जब मैं मैथमेटिकल स्किल्स की बात करता हूं तो सिर्फ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि भाई पर्सन इंटेलिजेंट है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, समझ में गया ना, तो इन सब चीजों में, या फिर नेचुरल साइंस में, ऐसा बोल लो, मतलब यहाँ पे आपका मैथ्स इंक्लूड हो जाता है, यहाँ पे आपका साइंस इंक्लूड हो जाता है, समझ में, इन सब चीजों में वो तेज है। तो अगर आप इन सब चीजों में तेज हो तो आप इंटेलिजेंट कहलाने लगते थे ट्रेडिशनली, समझ में गया। और वहीं पर उसको क्या है, जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, अगर मान लो कि आप सोशल साइंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो फिर आपका हाई आईक्यू नहीं माना जाता था, समझ में आ गया क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। साइंस मैथ्स में अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, साइंस मैथ को लेकर के आपका जो भी नॉलेज है उसके आधार पर आप क्या कर रहे हो, उसका एप्लीकेशन कर रहे हो, है ना, उसका एप्लीकेशन कर रहे हो, तो मतलब आप क्या हो, अगर डिजायर्ड उसका रिजल्ट मिल रहा है तो आप इंटेलिजेंट हो। वहीं पर अगर सोशल साइंस ले लो, सोशल साइंस, इससे भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो फिर भी आपको आईक्यू, आपका तेज आईक्यू नहीं समझा जाता था, ठीक है ना, ये ट्रेडिशनली होता था, ठीक है ना। इसको लेकर के बोला जाता था कि इंटेलिजेंस, जब हम आईक्यू रिफर करते थे तो उन्हीं लोगों को रिफर करते थे जिनका मैथमेटिकल स्किल्स अच्छा है ना, एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर डिफरेंट सिचुएशंस, और इन चीजों को लेकर के हम आईक्यू डिटरमाइन करते थे, समझ में क्या ना। तो मतलब क्रेडिट ज्यादा किसको मिलता था, समझ गए, साइंस वालों को, और सोशल साइंस वालों को नहीं मिलता था, ठीक है। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं, अगर 1980s का समय जब आता है तो यहां पर अब आपको भी पता है कि एरा ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स था, एरा ऑफ, अब धीरे धीरे से आईसीटी वगैरह बढ़ने लगा था, तो अब यहां पर आपको मल्टीपल इंटेलिजेंस चाहिए कि नहीं, है ना। 1980s के समय जैसे जैसे बढ़ते गए, 2000 का समय आता गया, तो अब क्या हो गया, कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस आ गया। यहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस को सिर्फ मैथमेटिकल स्किल्स के आधार पर नहीं देखा जाता था, बल्कि स्पोर्टिंग स्किल्स, आर्ट स्किल्स, ये सब भी देखा जाता था कि भाई आपके अंदर स्पोर्ट्स को लेकर के स्किल है कि नहीं, आर्ट को लेकर के स्किल है कि नहीं, आर्ट में भी आपको जो आर्ट बताया गया क्या आप उसका एप्लीकेशन ढंग से कर पा रहे हो कि नहीं। तो इन सब में मतलब इंटेलिजेंस देखा जाने लगा, मतलब जो डायमेंशन पहले साइंस तक रिस्ट्रिक्टेड था अब वो डायमेंशन खुल गया, ठीक है। तो आईक्यू अब धीरे धीरे जो था, जो कि मेजरमेंट इंटेलिजेंस का बताता था, उसको धीरे धीरे क्या करा गया, रिजेक्ट कर दिया गया 1990s में, और धीरे धीरे क्या हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट आने लगा, समझ में क्या। तो यहां पे क्या समझा रहा हूं मैं आपको कि पहले ये साइंस का समय था, और यहां पर अब 1980s के बाद का समय है, 1980s प्लस का समय है, अभी आ गया आप 2000 के समय में, ठीक है। तो यहां पर साइंस के आधार पर आपका आईक्यू, ये इसका टाइम था, है ना, ये डोमिनेटेड। लेकिन ये 1980s के समय में आईसीटी का समय है ना, ये क्या रिक्वायर करता है, रिक्वायर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस, और मल्टीपल इंटेलिजेंस सिर्फ साइंस से आएगी क्या, नहीं, ये साइंस से बस नहीं आएगी, ये काहे से आएगी, आर्ट से आएगी, ठीक है, सोशल स्किल से आएगी, ठीक, सोशल साइंस से आएगी, सब से आएगी। तो यहाँ पर आईक्यू का छोड़ करके अब ये जो समय था, है ना, यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस का समय आता है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का समय, मतलब यहाँ पर अगर आपको इंटेलिजेंस मेजर करना है किसी का, तो अब हम क्या बोलते हैं, हम ज्यादा आईक्यू पर फोकस नहीं करते, हम इमोशनल इंटेलिजेंस तो खुद ही इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट कर लेता है, प्लस क्या होता है उसमें थोड़ा सा इमोशंस भी आ जाते हैं, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हुआ, ये क्यों ईक्यू डोमिनेट करने लगा, ये डोमिनेट क्यों करने लगा, क्योंकि इस समय तक यहाँ पर क्या हो गया, डेनियल गोलमैन ने मॉडल भी दे दिया था अपना, डेनियल गोलमैन, ये तो मैंने पढ़ ही लिया था, है ना। डेनियल गोलमैन का जो मॉडल था, जिसमें मैंने आपको 4 चीजें बताई थी, 5वीं चीजें उसमें मोटिवेशन होती है। मोटिवेशन क्या करती है, आपको प्रमोट करती है ताकि आप अच्छे अच्छे से काम करो, ठीक है, आपको डेडिकेशन के लिए प्रयास करती रहती है, ठीक है।
तो डेनियल गोलमैन और उनका जो मॉडल था, उनमें उन्होंने क्या किया, आईक्यू और ईक्यू में बहुत सारी रिसर्च और स्टडी की, है ना। वो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस फोर्सेस है, मैनेजर्स हैं, लीडर्स हैं, सबको लेकर के रिसर्च किया, और उस स्टडी में ये पाया कि ईआई जो होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परफॉर्मेंस को एनहेंस करने के लिए एज कंपेयर टू इंटेलिजेंस, सिर्फ आईक्यू। मतलब क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैं बोल रहा हूँ कि डेनियल गोलमैन ने और यूएन ने भी यही किया। क्या किया कि उन्होंने रिसर्च की कि भाई इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चीज है, इंटेलिजेंस को फोकस करना चाहिए कि उसमें इमोशंस होना चाहिए। ऐसा हम कर सकते हैं क्या कि इमोशंस के बिना ही परफॉर्मेंस को चेक करें? तो उन्होंने दोनों के ऊपर कंपैरिजन स्टडी की, और उन्होंने क्या पाया कि जिस व्यक्ति के अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा थे, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे थे। समझ में आ गया? क्योंकि ईआई है तो आपके अंदर डेडिकेशन भी आता है। समझ में आ गया? तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, उससे उसके कारण क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस होता है वो बढ़ जाता है। इसलिए क्या बोला गया कि ईआई को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए काहे में, तो इसीलिए डेनियल गोलमैन ने भी और यूएन ने भी क्या बोला, आप समझो। इसलिए ये बोला कि ईआई मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड। कहां पर? अब ये चीजें थोड़ा सा याद रखना। पहला बोल रहा हूं मैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, है ना। ह्यूमन रिसोर्स का जब मैनेजमेंट होता है तो उसमें क्या होना चाहिए, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट जब आप करते हो, है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट करते हो, तब आपको इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तीसरा बोल रहा है जब आप ट्रेनिंग देते हो लोगों को, है ना, जब लवासना में ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जब होते हैं, तो उनमें आपको क्या करना है, इनकॉर्पोरेट करना है इमोशनल इंटेलिजेंस को। चौथा बोल रहा है वर्क कल्चर, जिस ऑफिस में आप काम करते हो वहां का जो एनवायरनमेंट होता है उसमें इमोशंस का इन्वोक करना जरूरी है। वहां पर वर्क कल्चर को आप चाहते हो कि अच्छे से हो, लोगों में डेडिकेशन आए, लोगों में सिंपैथी हो, एम्पैथेटिक बिहेवियर हो, कंपैशनेट कंपैशनेट होना चाहिए टुवर्ड्स द पीपल, टुवर्ड्स द सिटीजन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, पर्सनल टेस्ट, पर्सनैलिटी टेस्ट जब करते हो, पर्सनैलिटी टेस्ट जब आपको इंटरव्यू होता है, जब आपका, है ना, उस समय में आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन दी जाती है, कभी देखा है, बोला जाता है कि भाई आपके ऊपर बहुत सारी एथिक्स टाइप की केस स्टडी रख देंगे कि भाई इसमें बताओ आप ऐसे सिचुएशन में क्या करोगे। तो वहां पर आपका इमोशंस वगैरह को टेस्ट करना है, और वहां से आपको देखा जाता है, एथिक्स की जो केस स्टडी होती है उसमें भी क्या किया जाता है, आपको ऐसा दिखाया जाता है, आपको केस स्टडी दे दी जाएगी और बोली जाएगी कि भाई आप क्या करो, बताओ इस सिचुएशन में आप क्या करोगे। तो वहां पर वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करते हैं कि भाई आप कॉम्पिटेंट बिहेवियर शो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। समझ में आ गया? तो इसीलिए धीरे धीरे करके ईआई मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड इन सब चीजों में, ऐसा बोला गया इवन डेनियल गोलमैन के द्वारा भी प्लस यूएन के द्वारा भी। समझ में आ गया? इन दोनों ने रिसर्च किया और एडवोकेट किया कि ये सब चीजें हमको इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए। मतलब जब हम ये सब चीजें करते हैं तो इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देना पड़ेगा। समझ में आ गया? ऐसा बोला गया। ठीक है, तो अब देखो आजकल की जो सिचुएशन है उसमें कौन सिटीजन नहीं चाहता कि मेरे को क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी सर्विस चाहिए। हर व्यक्ति चाहता है मेरे को क्वालिटी सर्विस चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे साथ अच्छे से बिहेवियर हो, हर व्यक्ति का राइट है वो अच्छा सा ट्रीटमेंट चाहता है। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें कब आएगी, जब तक आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहेगा तो नहीं आएगी ना। तो इसीलिए आजकल जो आज का जो बिहेवियरल कॉम्पिटेंस है वो डिमांड, मतलब सिटीजन यही डिमांड करता है कि हर एक जो व्यक्ति है जो सर्विस डिलीवर कर रहा है उसके अंदर बिहेवियरल कॉम्पिटेंस हो। समझा गया? और ये इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट हो जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। इसीलिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत एसेंशियल हो जाता है आजकल की सोसाइटी के लिए। समझ में क्या मतलब, ईआई जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, आप समझ में आ गया ना? क्योंकि ईआई के अंदर बिहेवियरल कॉम्पिटेंस आता है ना। आप सक्षम जो बिहेवियर होता है वो शो करते हो, है ना, आप उटपटांग बिहेवियर नहीं शो करते हो। वर्क कल्चर यही डिमांड करता है, सोसाइटी यही डिमांड करती है। इसलिए अब थोड़ा सा अगर हम डिफरेंसेस देख लें ईआई और आईक्यू और ईक्यू में, डिफरेंस बिटवीन, सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है ये, आईक्यू एंड ईक्यू। ठीक है ना, थोड़ा समझो इसको। ये है आईक्यू, ये है ईक्यू। अब एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं आपसे कि भाई आईक्यू क्या होता है, इनमें से इमोशनल साइड को कौन रिप्रेजेंट करेगा, वो है इमोशनल क्वेश्चन, और रेशनल साइड को कौन रिप्रेजेंट करेगा, कौन करेगा, वो है आईक्यू। तो ये क्या है को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट
रैशनल साइड, है ना, रैशनैलिटी कितनी है अंदर अब, रैशनल साइड, है ना। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रैशनल्स को, मतलब इमोशंस को बोल सकते हो आप, इमोशनल साइड, इमोशनल साइड से ज्यादा इंक्लाइंड होता है इसमें भी। हाउएवर आप बता सकते हो इसमें भी इंटेलिजेंस तो है ही, रैशनैलिटी तो है, ऐसा नहीं कि इसमें रैशनैलिटी नहीं, बट ये इमोशनल एस्पेक्ट से ज्यादा डील करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, ये एक तरीके का हार्ड स्किल है ना, इट इज अबाउट हार्ड स्किल, है ना। वहीं पर इट इज अबाउट सॉफ्ट स्किल, मैंने आपको बताया ना रिलेशनशिप मैनेजमेंट में सॉफ्ट स्किल चाहिए, तब तो जाकर के आप पीपल से इंटरेक्ट कर पाओगे, पीपल से इन्फ्लुएंस कर पाओगे, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा तो समझ कैसे पाओगे, इसीलिए इट इज अबाउट सॉफ्ट स्किल, है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं, ये नॉलेज ओरिएंटेड होता है, नॉलेज ओरिएंटेड होता है, और वहीं पर ये क्या होता है, एक्शन ओरिएंटेड होता है ना। बार बार बोल रहा हूं ना, ये काहे के लिए होता है, बिहेवियरल कॉम्पिटेंस के लिए होता है, बिहेवियरल चेक किया जाता है, मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो गया कि नहीं हो गया, है ना। और वहीं पर इट इज अबाउट एप्टीट्यूड की एटीट्यूड, इट इज अबाउट एप्टीट्यूड, और इट इज अबाउट एटीट्यूड, समझ में आ गया, समझ में गया। तो आईक्यू क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है रैशनल साइड ऑफ द ह्यूमन माइंड, ईआई जो होता है रिप्रेजेंट करता है इमोशन साइड्स ऑफ द ह्यूमन माइंड, है ना। बट दोनों के बीच में क्या है, लिंक होती है ना, एंड देयर इज लिंक बिटवीन देम, ठीक है ना। तो इस लिंक होता है मतलब क्या बोल रहा हूं इधर पे समझो, लिंक होता है मतलब ये है EQ और ये है IQ, इसको लेते हैं IQ, इसको लेते हैं EQ, ठीक है ना। और ये हो गया आपका मेंटल एस्पेक्ट हो गया, है ना, ये हो गया आपका मेंटल एस्पेक्ट, क्योंकि इमोशंस भी आप काहे से लेते हो, वो भी आप दिमाग में होते हैं, मतलब आपके मेंटल एस्पेक्ट से डील करता है, IQ भी काहे से डील करता है, मेंटल एस्पेक्ट से डील करता है। लेकिन जब मैं आपको दोनों को मिला दूं, है ना, ये दोनों मिल गए, मतलब ये कौन सा एरिया है, ये है IQ प्लस EQ वाला रीजन। अगर आपके अंदर दोनों चीज है तो फिर आपका जो बिहेवियर होगा वो कॉम्पिटेंस हो जाएगा, मतलब ये क्या है, बिहेवियरल कॉम्पिटेंस है, मतलब आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर सॉफ्ट स्किल्स भी होंगी, सॉफ्ट स्किल्स भी होंगी, है ना। आपके अंदर रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा होगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट ये अच्छा होगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे करके आप बता सकते हो कि भाई दोनों में कहीं ना कहीं कोई लिंक होता है, क्योंकि विदाउट इमोशंस ह्यूमन कैन नॉट मेक डिसीजन, क्योंकि बिना इमोशंस के आप जो इंसान होता है एक डिसीजन नहीं ले सकता, और एक इफेक्टिव डिसीजन के लिए आपको क्या चाहिए, दोनों चीज की बहुत जरूरत हो जाती है, ठीक है ना। देखो कई बार क्या होता है आपके अंदर बहुत ज्यादा हाई लेवल ऑफ IQ होता है, बट इमोशनल साइड क्या होता है वो नहीं आपका डेवलप होता है, तो फिर आप इफेक्टिव डिसीजन नहीं ले सकते। इसीलिए बोला जाता है कि IQ क्या होता है, एक हार्ड स्किल है, बट इमोशन क्या है, जो EQ है वो क्या होता है, एक तरीके का सॉफ्ट स्किल्स है, और दोनों को जब हम मिलाते हैं तब जाकर के आपका बिहेवियरल कॉम्पिटेंस ज्यादा अच्छे से होता है। आप बहुत अच्छे से क्या दिखाते हो, आप बहुत अच्छे से मतलब बिहेवियरल कॉम्पिटेंस शो करते हो, समझ में आ गया। तो ये बात आप बता देना, ये चीज जरूरी हो जाती है आपके अंदर EQ प्लस IQ दोनों, इसीलिए यूपीएससी का जब एग्जाम होता है तो वो इंटेलिजेंस तो देखते ही हैं आपके अंदर, और प्लस आपके अंदर इमोशनल क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है ना। IQ का मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन, इसका मतलब होता है इमोशनल क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। दोनों में रिलेशन क्या है ये हमने समझ लिया, ठीक। अब इसकी यूटिलिटी देखते हैं, यूटिलिटी या फिर सिग्निफिकेंस देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले इसकी यूटिलिटी बताओ, गवर्नेंस में क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन या फिर गवर्नेंस। अब देखो गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया पावर यूटिलाइजेशन फॉर बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यही तो होता है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मतलब क्या होता है, पावर का आप यूटिलाइज कर रहे हो काहे के लिए, जो रिसोर्स होते हैं उनको बेटर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए और सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, समझ में क्या। तो अब यहाँ पे समझो यही होता है गवर्नेंस। अब आप चाहते हो कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो, है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बेटर यूटिलाइजेशन
ऑफ रिसोर्सेस। उसके साथ साथ मैं बोल रहा हूँ आप चाहते हो गुड गवर्नेंस हो, उसके साथ साथ आप चाहते हो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, ये सब चीजें आप चाहते हो। तो इन सब चीजों के लिए आपको ये कुछ पता होना चाहिए ना, कि आपको एस्पिरेशंस ऑफ पीपल का पता होना चाहिए, है ना। रिक्वायर्स एस्पिरेशंस नॉलेज, ऐसे लिख लो, नॉलेज रिक्वायर्स नॉलेज ऑफ नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ। अब देखो, आप चाहते हो कि बेटर तरीके से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन हो, आप चाहते हो कि गुड गवर्नेंस आए, आप चाहते हो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। तो उसके लिए आपको लोगों की जरूरत और उनके क्या एस्पिरेशंस है वो पता होने चाहिए। ऑफ पीपल, यहाँ पर पीपल की जब मैं बात करता हूँ तो वो आपको वुमेन हो सकती है, वुमेन की एस्पिरेशन और वुमेन की नीड की जानकारी हो। ओल्ड पीपल्स होते हैं, उनके एस्पिरेशंस और उनके नीड की जानकारी हो। चिल्ड्रंस होते हैं, उनके एस्पिरेशंस और नीड की जानकारी हो। प्लस अदर्स जो भी आप LGBT वगैरह कुछ भी इंक्लूड कर लो, उनके एस्पिरेशंस और नीड की जरूरत हो, है ना, ये सब चीजें होगी। तो जब तक ये, इसका मतलब क्या है, ये किस चीज को बताता है, सोशल अवेयरनेस को बताता है। याद करो मैंने आपको बताया था सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस। तो ये सोशल अवेयरनेस हो गया। हाँ, सोशल अवेयरनेस जब तक नहीं होगा तब तक आप बेटर यूटिलाइजेशन कर पाओगे रिसोर्सेज का। इमोशंस नहीं होगा तो फिर वो रिसोर्सेज तो आप खुद के लिए रख लोगे ना, करप्ट हो जाओगे आप। तो इसलिए क्या होता है, ये जरूरी हो जाता है, ठीक है ना, कि भाई आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट ये बोल रहा हूं कि अगर आप चाहते हो लीडरशिप क्वालिटी हो आपके अंदर, है ना, लीडरशिप क्वालिटी हो, है ना। क्योंकि देखो, मतलब ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, है ना, प्लस एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज तभी आएगी ना जब तक इमोशनल इंटेलिजेंस होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगा तो फिर आप कैसे ये बनोगे, मतलब एक आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी कैसे आएगी, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी के लिए आपको सोशल अवेयर होना जरूरी है, सोशल का मैनेजमेंट करना जरूरी है ना। सोशल, मान लो कि भाई भीड़ है, भीड़ को आपको समझाना है, कैसे समझा पाओगे आप जब आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं रहेगा, है ना। और वो कब आएगा, जब आप उनको समझोगे, उनकी भावनाओं को समझोगे, और उसके लिए आपको पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, तो फिर वहां पे आपका दिक्कत हो जाएगा, समझा गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं आपको, नेक्स्ट ये बोल रहा हूं कि आप डिफिकल्ट सिचुएशन से ओवरकम करना चाहते हो, है ना, मतलब यहाँ पे लिख लो टू डील विथ चैलेंजेस। देखो, ऐसा कई बार आएगा कि आपको करप्शन, ब्राइब दिया जाएगा, है ना, आप पे पॉलिटिकल प्रेशर रहेगा, ठीक है ना, आपको प्रेशर रहेगा कि भाई ये डिसीजन मैं नहीं लूंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब क्या है, आप चैलेंजेस फेस करोगे आप, है ना। आप करप्शन, आपको बोला जा रहा है कि आप ये लो, हमारा काम करो, आपको पता है वो चीज गलत है, फिर भी आप नहीं करोगे तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सब क्या है, आपके पास चैलेंजेस आएंगे। और सोचो अगर आपको अपनी कमियां नहीं पता होगी, है ना, आपको अपने आप को मैनेजमेंट नहीं करना आएगा, तो फिर आप कैसे सरवाइव कर पाओगे वहां पे। तो इमोशनल इंटेलिजेंस जरूरी हो गया ना, कि नहीं हो गया, मतलब कि भाई चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया। आपका फ्रीक्वेंट ट्रांसफर होगा, पॉलिटिकल प्रेशर होगा, इन सब चीजों को कैसे आप ओवरकम करोगे, इमोशनल इंटेलिजेंस से ही करोगे, समझा क्या। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट समझो कि अगर आप चाहते हो कि बैलेंस बना रहे, है ना, बैलेंस बना हुआ किसके किसके बीच में, बैलेंस बिटवीन ड्यूटी, आपकी ड्यूटी के बीच में और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बीच में, इनके बीच में अगर आप चाहते हो बैलेंस बना रहे, तो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस से काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि भावनाओं में बह करके कोई भी डिसीजन ले लिए। तो आपकी जो ड्यूटीज है उसको भी देखना है, आपकी कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको भी, और इन दोनों के बीच में एक फाइन बैलेंस बना करके आपको काम करना है। और वो कब आएगा, इमोशनल इंटेलिजेंस से आएगा, ठीक है ना। मतलब बैलेंस करने की बात अगर मैं बोल रहा हूँ, काहे की बात कर रहा हूँ, एक है इमोशंस को लेकर के भी बैलेंस की बात कर रहा हूँ, और एक है एक्शन को लेकर के। इमोशंस को लेकर के बहना नहीं है, एक्शन में कुछ भी चीजें गलत नहीं करना है ताकि किसी को कोई नुकसान हो जाए। तो इमोशंस एक्शंस के बीच में बैलेंस, ड्यूटी और आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस, इन सब चीजों के बैलेंस बनाने के लिए आपको जरूरी हो जाता है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस रहे, समझ में गया। तो ये सब चीजें आप बता सकते हो। नेक्स्ट, अगर आप चाहते हो कि सोशल कैपिटल बना रहे, सोशल कैपिटल बिल्ड करना चाहते हो, चलो ये सब सोसाइटी में आ जाएगा, खैर स्टेट का भी काम होता है तो दोनों में लिख सकते हो आप, ठीक है ना। सोशल कैपिटल इसको बढ़ाना है। सोशल कैपिटल मतलब आपस में लोगों के बीच में क्या हो, लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग बने, लोगों के बीच में नेटवर्किंग बनती रहे, एक दूसरे को समझे, ये कहलाएगा सोशल कैपिटल। तो ये कब होगा, जब एक दूसरे को समझेंगे, मतलब अगेन क्या हो गया, सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, मतलब सोशल इंटेलिजेंस वाला एंगल आ गया, समझ में क्या।
प्लस नेक्स्ट है, अगर आप सरकार चाहती है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, इसको डील करना है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। कैसे, अब आप इसको सोचो, इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे चाहिए। अब देखो जैसे नक्सलिज्म है ना, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी है, उसके बाद कश्मीर की इशू है, कश्मीर का इशू है। इन सब चीज़ों को आप तब समझोगे ना भाई, जब वहाँ के एस्पिरेशंस, वहाँ के लोगों की दिक्कतें, वहाँ के लोगों का जो इशूज हैं उनको समझोगे। ट्राइबल्स के लिए पता है कि लैंड रिफॉर्म, लैंड एक्विजिशन का दिक्कत होता है, रिसोर्सेज का होता है, रिहेबिलिटेशन का दिक्कत होता है। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी में आपको पता है कि भाई क्या इशूज हैं, ये सब अब इंटरनल सिक्योरिटी में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है ना, किसकी किस रीजन की क्या क्या सबकी अलग अलग प्रॉब्लम्स है। जब तक उन प्रॉब्लम्स को, रूट कॉजेस को नहीं समझोगे, उनकी दिक्कतों को नहीं समझ पाओगे, तब तक इन सब चीज़ों को कैसे करोगे एड्रेस। अगेन क्या रोल आ जाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल आ गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो हाँ, ये सब चीज़ें जरूरी हो गई, ठीक है ना। तो सोसाइटी के लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है, कि भाई इसलिए जरूरी है ये एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लियर है ना। ठीक, अब देखो वही मैं बोल रहा हूँ कि ट्रेडिशनली क्या करा जाता था, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में इंटेलिजेंस को फोकस किया जाता था। अब एक बार चेंजेस देख लो एडमिनिस्ट्रेशन में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रेडिशनली क्या किया जाता था और कंटेम्प्ररी समय में क्या है। मैंने क्या बताया, यहां से यहां हम लोग बढ़े हैं, यहाँ आईक्यू का समय था, है ना, आईक्यू पर ज्यादा फोकस करा जाता था, मतलब इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस किया जाता था। और यहाँ पर ईआई का समय है, समझ में क्या। यहाँ पर क्या बताया था मैंने, यहाँ पर इमोशंस को रिजेक्ट कर दिया जाता था, फीलिंग्स को रिजेक्ट कर दिया जाता था, है ना। इमोशंस नहीं चाहिए, फीलिंग्स नहीं चाहिए, है ना। और क्या बोलते थे, एडमिनिस्ट्रेशन काहे पर होता चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी रूल बाउंड, ठीक है ना, ओबीडियंट टू सुपीरियर। मतलब ये कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, याद करो, वो फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे, इस चीज की बात करते थे, मतलब मैक्स वेबर वाला जो मैंने आपको बताया था, मैक्स वेबर वाला, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे रूल बेस्ड होना चाहिए, इम्पर्सनल होना चाहिए, रूल बाउंड होना चाहिए, ओबीडियंट टू सुपीरियर होना चाहिए। एक्सटर्नल चेक की बात करते थे, मतलब ये सब चीज क्या आ गया, मैक्स वेबर का फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी की बात करते थे। लेकिन इसके, और ये क्या बोलते थे, ये जब होगा, ये सब चीजें होंगी, तभी आप रैशनल डिसीजन ले पाओगे, है ना। ये है आपका फॉर रैशनल एक्शन। वो बोलते थे कि अगर आपके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, फीलिंग्स नहीं होगी, तभी जाकर के आप क्या होगे, रैशनल डिसीजन ले सकते थे, है ना। इन्होंने फीलिंग्स, इमोशंस को नेगेटिव कैरेक्टर दिया और बोला कि ये रैशनल डिसीजन में इंपेडिमेंट्स होते हैं, है ना। ये उनको रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करते हैं, उनको कम कर देते हैं, मतलब उनको बहुत ओवर शैडो कर देते हैं, ठीक है ना। अब इसीलिए क्या होता था कि उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो काहे पर बेस्ड था, फॉर्मल कंसेप्ट पे बेस्ड था, मतलब हायरार्की, रूल, प्रोसीजर, लीगल अकाउंटेबिलिटी, फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी, एक्सटर्नल चेक, इन पर डिपेंडेंट था, है ना। और इस चीजों के कारण क्या हो गया, जो ब्यूरोक्रेसी थी, है ना, उसमें नेगेटिव बिहेवियर आ गया, जैसे कि स्टेटस को आ गया, रेड टेपिज्म आ गया, इंडिफरेंस हो गया, इनसेंसिटिव हो गए, वो इनडिफरेंट हो गए, डिले करने लगे प्रोसेस को, लैक ऑफ इनोवेशन आ गया, वो इनोवेशन नहीं करते थे। और ऐसा बोला जाने लगा था कि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो इनवर्ड लुकिंग हो गई थी, उसने आउटसाइड वर्ल्ड से अपना टच को क्या कर दिया था, लॉस्ट कर दिया था, समझ में। और उसको क्रिटिसाइज किया जाता था ऑफन कि ब्यूरोक्रेसी साइलोज में रहती है। साइलोज मतलब समझते हो, साइलोज मतलब कि ये एक ऐसा है, एक मान लो कि ये टंकी है, इसके अंदर आप लोग रह रहे हो, बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं है ना, बाहर से कोई कनेक्टिविटी नहीं, बाहर से कोई इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है, इसको बोल रहे हैं हम साइलोज। मतलब एक तरीके का आपके अंदर समझो कि ऐसे बंद कमरे में रह रहे हो जहां पर बाहर से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा ब्यूरोक्रेसी लिव्स इन साइलोज, ऐसा बोलने लगा था आगे। और ये साइलोज, ये बैरियर बनाए गए थे, काहे से बने थे ये जो बैरियर्स हैं। अब ऐसे दीवार है, तो ये दीवार जो बनी हुई है ब्यूरोक्रेसी के लिए, काहे से बनी हुई है, ये बनी हुई थी रूल से, प्रोसेस से, हायरार्की से, प्रोसीजर से, है ना। ये रूल्स, ये जो वॉल थी, इन्हीं के कारण ब्यूरोक्रेसी क्या हो गई थी, एलिनिएट हो गई थी, समझ में क्या। तो ये जो बैरियर्स थे वो क्या थे, रूल्स, प्रोसेस और ये सब चीजें थी, ठीक है। तो वहीं पर जो ये ब्यूरोक्रेसी जो था, उसका जो कल्चर था, वो नेगेटिव इमेज उसमें आ गया, समझ में क्या।
लेकिन फिर मैंने आपको बताया कि भाई धीरे धीरे समय बढ़ता है और मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर की डिमांड होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस आ गया, ठीक है ना। तो आजकल इम्फेसिस होने लगा कंटेम्प्रेरी समय में काहे पर, इसमें इम्फेसिस होता है काहे पर, इम्फेसिस ऑन गुड गवर्नेंस, है ना, प्रो पीपल चाहिए आपको, है ना, आपको सिटीजन फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन देना है ना, यही तो डिमांड करती है ना डेमोक्रेसी आजकल की, कि सिटीजन फ्रेंडली हो, प्रो पीपल हो, गुड गवर्नेंस हो, सोशल जस्टिस आए, ट्रांसपेरेंसी आए, अकाउंटेबिलिटी आए, मतलब वही चीज, अकाउंटेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। ये सब चीजें आजकल सोसाइटी डिमांड कर रही कि नहीं कर रही, ठीक है ना। तो ये सब चीजें कब आएगी, ये सब चीजें तब आती है जब आपके अंदर हाई लेवल ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंस हो। ये सब चीजें तब आती है जब आपके अंदर बिहेवियरल कॉम्पिटेंस हो। और बिहेवियरल कॉम्पिटेंस कब आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है कि नहीं आता है। तो आजकल की जो सोसाइटी की डिमांड है कि भाई आपको सब कुछ अच्छा अच्छा मिले, क्वालिटी ऑफ सर्विस भी लिख सकते हो आप, क्वालिटी ऑफ सर्विस मिले, अच्छे से बिहेवियर हो, ऑन डिमांड आपको चीजें मिले, आपको लोग समझे, एडमिनिस्ट्रेशन आपका दिक्कतों को समझे, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी प्रॉब्लम को समझे, तब तो जाकर के सोशल जस्टिस अचीव करेगा, सोशल कैपिटल अचीव करेगा। तो उसके लिए क्या होगा, वो चाहिए हर की एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी सिविल सर्वेंट हो, जो भी सरकार के साइड से काम कर रहे हैं, वो इमोशनली कॉम्पिटेंट हो, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी शो करे। और वो कब आता है, इमोशनल इंटेलिजेंस से आता है, समझ में क्या। तो आजकल क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ जो मैक्स वेबर था उसको थोड़ा सा रिजेक्ट कर दिया गया है काफी हद तक, और क्योंकि वो जो इमोशनल इंटेलिजेंस की कंसेप्ट है उससे कॉन्ट्राडिक्ट करता है, ठीक है ना। तो वही आपको बता देना है कि ये इसीलिए यूएनबी जो था ना, यूएनबी किस पर फोकस करता है, इमोशनल इंटेलिजेंस पर ज्यादा फोकस करता है, समझ में क्या। तो अगर मैं डिफरेंस की बात करूं मैक्स वेबर व्यू का और इमोशनल इंटेलिजेंस व्यू का, या फिर ट्रेडिशनल व्यू का, या फिर कंटेम्प्रेरी व्यू का, तो आपको क्या बोलना है, मैक्स वेबर साइड, या फिर यहां पर मैक्स वेबर साइड लिख लो, मैक्स वेबर साइड, या फिर ट्रेडिशनल, है ना, यहाँ पर इमोशनल इंटेलिजेंस या फिर कंटेम्प्रेरी। तो यहाँ पे क्या क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखो कि इमोशनल्स को नेगेटिव देखता है, रैशनल डिसीजन के लिए इमोशंस को एलिमिनेट कर देना चाहिए। मेन रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, स्टेबिलिटी मेंटेन करने को, मेंटेन करना, या फिर अफेयर्स को रेगुलेट करना। इसीलिए क्या होगा, और उसमें इमोशंस का होना, मतलब वो बोलते हैं कि नहीं होना चाहिए। वैसे ही जो ब्यूरोक्रेसी है, इसलिए क्या हो गई, तो फिर आप बता दो कि इन सब चीज़ों के कारण वो लेस इनोवेटिव हो गई और नेगेटिव कैरेक्टर एक्वायर कर लिया। और इमोशनल इंटेलिजेंस में जो जो हम लोगों ने पढ़ा है वो सब चीज़ें आप लिख दो ना, ठीक है ना, कि भाई ये चीज़ें डिमांड करती है, इसलिए ये चीज़ें होनी चाहिए। तो यहाँ से EQ और IQ वाला और ये जो ट्रेडिशनली और कंटेम्प्रेरी वाला जो मॉडल है वो हमने समझ लिया, ठीक है।